Welcome, Seeker, to a space where ancient wisdom meets modern understanding. नमस्ते, मैं डॉक्टर सुरेंद्र और मेरे साथ हैं डॉक्टर अनगा। हम साथ मिलकर आपके साथ साझा करेंगे कि कैसे आयुर्वेद का प्राचीन नॉलेज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलकर आपके स्वास्थ्य और जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। हम आपको अपना ऑडियो पॉडकास्ट दे रहे हैं जिसे आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं। तो आइए परंपरा और नई तकनीक को जोड़ते हुए अपनी यात्रा की शुरुआत करें। नमस्कार और हमारी आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। जी। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं। आयुर्वेद अनुसंधान में जो ये मॉडर्न स्टैटिस्टिकल मेथड्स है ना, उनका इस्तेमाल कैसे हो रहा है, और खास तौर पर हम ये परिकल्पना परीक्षण मतलब हाइपोथेसिस टेस्टिंग जी। और सार्थकता विश्लेषण सिग्निफिकेंस एनालिसिस इनको समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। इसके लिए हमने कई तरह के स्रोत देखे हैं। कुछ रिसर्च पेपर्स आयुर्वेद पर, फिर सरकारी दिशा निर्देश भी हैं जैसे आयुष मंत्रालय, ICMR के, क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री CTRI की जानकारी है, WHO के दस्तावेज और चरक संहिता जैसे अपने प्राचीन ग्रंथ भी। जी बिल्कुल, वो आधार हैं। हमारा मकसद असल में ये समझना है कि आयुर्वेद का जो सदियों पुराना ज्ञान है उसे आज की वैज्ञानिक कसौटी पर कैसे परखा जा सकता है और कैसे इसे और मजबूत बनाए। हम देखेंगे कि ये प्रक्रिया कैसे एक तरह से साक्ष्य आधारित मतलब एविडेंस बेस्ड मान्यता को बढ़ावा देती है और भारत के विजन 2030 विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों से और दुनिया भर की पहलों से कैसे जुड़ती है। तो चलिए इसे खोलकर देखते हैं जरा। सबसे पहले अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो इसमें ज्ञान पाने के पारंपरिक आधार क्या रहे हैं और आज की रिसर्च से उनका क्या नाता है। हाँ, देखिए, आयुर्वेद में ना ज्ञान को परखने और पाने के लिए 4 मुख्य साधन या प्रमाण ऐसा कहा गया है। पहला है आप्तोपदेश। हाँ, मतलब जो भरोसेमंद लोग या प्राचीन ग्रंथ कहते हैं। दूसरा है प्रत्यक्ष यानी देखना। जी, जो हम अपनी इंद्रियों से सीधे अनुभव करते हैं, देखते भालते हैं। तीसरा है अनुमान लॉजिक। हाँ, तर्क के आधार पर निष्कर्ष निकालना। और चौथा है युक्ति। ये क्या है? युक्ति यानी किसी काम को करने की एक तर्कसंगत योजना, एक सोचा समझा तरीका। और ये चारों चीजें आप देखेंगी तो आज की जो साइंटिफिक रिसर्च प्रोसेस है उससे बहुत स्वाभाविक रूप से जुड़ती हैं। अच्छा, कैसे? देखिए, आप्तोपदेश एक तरह से हमारी रिसर्च का बैकग्राउंड है, जो पहले से ज्ञान मौजूद है, लिटरेचर है, जिसके बेस पर हम कोई सवाल या परिकल्पना बनाते हैं। ठीक है। प्रत्यक्ष आज के समय में हो गया डेटा कलेक्शन और ऑब्जर्वेशन। हाँ, ये तो सीधा है। अनुमान हो गया उस डेटा का विश्लेषण करके निष्कर्ष निकालना, जिसे हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कहते हैं। राइट। और युक्ति वो है हमारी रिसर्च की पूरी प्लानिंग, रिसर्च डिजाइन, प्रोटोकॉल तैयार करना। ये सब युक्ति है। वाह, तो ये प्रमाण मतलब सिर्फ दार्शनिक बातें नहीं थी, ये तो ज्ञान को परखने का एक पूरा सिस्टम था। बिल्कुल। और युक्ति का विचार तो सीधे सीधे आज के रिसर्च डिजाइन जैसा लग रहा है। हाँ, बिल्कुल। यानी बुनियाद तो बहुत पहले से मजबूत थी। निश्चित रूप से चरक संहिता में भी रोगी की जांच के लिए त्रिविध परीक्षा का जिक्र है। आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान, कहीं-कहीं चतुर्विध भी। युक्ति को अनुमान का ही एक व्यवहारिक रूप माना गया है। और एक संस्कृत सूत्र है तर्कम विज्ञापयेत। तर्कम विज्ञापयेत। हाँ, इसका भी यही मतलब है कि तर्कपूर्ण अनुमान से परिकल्पना स्थापित करनी चाहिए। तो ये व्यवस्थित सोच की जड़ें गहरी हैं। ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है। तो फिर इसी बुनियाद पर आयुर्वेद रिसर्च के लिए एक अच्छी, जिसे जांचा जा सके, ऐसी परिकल्पना शायद परीक्षा हेतु कह सकते हैं। हाँ, कह सकते हैं। वो कैसे बनाई जाती है? क्या हम कुछ आम उदाहरण देख सकते हैं? यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। जरूर जरूर। देखिए, एक अच्छी परिकल्पना वो है जो साफ हो, जिसे हम टेस्ट कर सकें, और उसमें आयुर्वेदिक सिद्धांत और साथ में मापने योग्य नतीजे मतलब मेजरेबल आउटकम्स दोनों शामिल हों। आमतौर पर हम 2 तरह की परिकल्पना बनाते हैं। 2 तरह की? हाँ, एक होती है शून्य परिकल्पना, नल हाइपोथेसिस या H0 कहते हैं, जो कहती है कि कोई असर नहीं या कोई फर्क नहीं।
अच्छा, नो इफेक्ट। जी। और दूसरी होती है वैकल्पिक परिकल्पना, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस या H1। ये दावा करती है कि हाँ, एक खास असर या फर्क मौजूद है। ठीक है, उदाहरण से समझना आसान होगा शायद। बिल्कुल। जैसे मान लीजिए हम विबंध यानी कब्ज के लिए त्रिफला का अध्ययन कर रहे हैं, तो H0 शून्य परिकल्पना क्या होगी? वो ये होगी कि त्रिफला लेने वाले ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप, मान लीजिए जो सिर्फ प्लेसिबो या डाइट ले रहे हैं, हाँ। उनमें एक हफ्ते में पेट साफ होने की औसत संख्या बराबर है, कोई फर्क नहीं। ठीक। और H1 वैकल्पिक परिकल्पना होगी कि नहीं, दोनों समूहों में ये औसत संख्या अलग-अलग है। और बता दूं, हाल ही में एक RCT मतलब रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल हुआ भी है, जिसने त्रिफला को इसी तरह कंट्रोल से कंपेयर किया है। अच्छा, तो हर सवाल के लिए एक नल यानी कुछ नहीं बदला वाली सोच और एक ऑल्टरनेटिव हाँ कुछ बदला है वाली सोच बनानी पड़ती है। बिल्कुल सही। एक और उदाहरण लेते हैं। हाँ। मान लीजिए मधुमेह में पंचकर्म के असर का अध्ययन करना है। हाँ। खासतौर पर वमन और शमन चिकित्सा की तुलना सिर्फ शमन चिकित्सा से करनी है। ठीक है। तो H0 होगी, दोनों समूहों के HbA1c में जो बदलाव आया है उसका औसत अंतर 0 है। HbA1c वो 3 महीने वाली शुगर एवरेज। जी हाँ, वही। और H1 होगी, नहीं, जो वमन और शमन वाला ग्रुप है उसमें HbA1c में कमी सिर्फ शमन वाले ग्रुप से ज्यादा है, मतलब अंतर 0 से कम है। समझ गई। या फिर प्रकृति विश्लेषण पर भी सवाल बन सकता है। जैसे H0 दो अलग-अलग जगहों पर, मान लीजिए 2 राज्यों में वात पित्त कफ प्रकृति वाले लोगों का अनुपात एक जैसा है। हाँ। H1 ये अनुपात अलग-अलग है। अच्छा। या अगर नाड़ी परीक्षा के लिए कोई नया सेंसर बना है तो H नल हो सकती है। इस डिवाइस की सटीकता, एक्यूरेसी बस तुक्के के बराबर है। तकनीकी भाषा में कहें तो AUROC बराबर है 0.5। H1 हो सकती है, नहीं, सटीकता तुक्के से बेहतर है, जैसे AUROC 7.7 से ज्यादा है। ये उदाहरण तो दिखाते हैं कि कैसे पारंपरिक कॉन्सेप्ट्स को ऐसे सवालों में बदला जा सकता है जिन्हें साइंटिफिक तरीकों से जांचा जा सके। अब अगला सवाल मन में आता है कि इन सवालों के जवाब पाने के लिए सही स्टैटिस्टिकल टेस्ट कैसे चुनें? इतने सारे टेस्ट होते हैं। हाँ, ये महत्वपूर्ण सवाल है। टेस्ट तो कई तरह के होते हैं, पर चुनाव का मुख्य आधार ये होता है कि आपका जो नतीजा या परिणाम है, आउटकम, वो किस तरह के डेटा में मापा जा रहा है। डेटा के टाइप पर। जी, अगर डेटा निरंतर है, कंटिन्यूअस है, मतलब कोई भी वैल्यू ले सकता है, जैसे अभ्यंग के बाद दर्द का स्कोर, मान लीजिए VAS स्केल पर 0 से 10 के बीच कुछ भी, हाँ। तो उसके लिए अलग टेस्ट हैं, जैसे T टेस्ट अगर डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वरना मैन विटनी U टेस्ट। अच्छा। अगर डेटा क्रमसूचक है, ऑर्डिनल मतलब क्रम में तो हैं, पर उनके बीच की दूरी बराबर नहीं है, जैसे जलों का अवचरण, लीच थेरेपी के बाद सूजन का ग्रेड 1, 2, 3। हाँ, ग्रेडिंग होती है। तो उसके लिए अलग टेस्ट हैं, जैसे मैन विटनी U या क्रुस्कल वॉलिस। इनको आप सीधे अंकों की तरह जोड़ घटा नहीं सकते। अच्छा, ये ध्यान रखना होगा। फिर अगर डेटा बाइनरी है, मतलब सिर्फ 2 नतीजे हो सकते हैं, जैसे आयुष 64 लेने के 7 दिन बाद कोरोना RT-PCR नेगेटिव हुआ या नहीं, हाँ या नहीं, हाँ नहीं वाले, हाँ, उसके लिए अलग टेस्ट हैं, जैसे चाई स्क्वायर या फिशर्स एग्जैक्ट टेस्ट। ठीक है। और अगर आप ये देख रहे हैं कि किसी घटना के होने में कितना समय लगा, टाइम टू इवेंट, जैसे बीमारी से ठीक होने में कितने दिन लगे, तो उसके लिए अलग तरीके हैं, जैसे लॉग रैंक टेस्ट या कॉक्स प्रोपोर्शनल हैजार्ड्स मॉडल। आयुष 64 पर जो ट्रायल्स हुए हैं उनमें ऐसे विश्लेषण हुए हैं। अच्छा, तो डेटा कैसा है ये तय करेगा कि कौन सा गणितीय औजार इस्तेमाल करना है। ये तो काफी लॉजिकल लग रहा है। और एक बात और इसमें जरूरी है जी। आयुर्वेद में अक्सर कई जड़ी बूटियों वाले मिश्रण होते हैं, पॉलीहर्बल फॉर्मुलेशंस, या फिर रोगी की प्रकृति के अनुसार व्यक्तिगत इलाज होता है, इंडिविजुअलाइज्ड प्रोटोकॉल्स। हाँ, ये तो है। इनकी रिसर्च करते समय ना कंसॉर्ट हर्बल जैसे दिशा निर्देशों का पालन करना बहुत जरूरी है। कंसॉर्ट हर्बल? जी, ये एक तरह की चेकलिस्ट है जो बताती है कि आपको दवा के बारे में पूरी जानकारी देनी है, कौन सी प्रजाति इस्तेमाल हुई, पौधे का कौन सा हिस्सा, कितनी मात्रा, उसे बनाया कैसे गया, क्वालिटी कंट्रोल कैसे किया, वगैरह वगैरह। इससे पारदर्शिता बढ़ती है, रिसर्च की क्वालिटी सुधरती है।
अच्छा, ये तो बहुत जरूरी है। हाँ, और साथ ही विश्लेषण करते समय मरीजों को उनकी प्रकृति या बीमारी की अवस्था के हिसाब से समूहों में बांटना, जिसे स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं, वो भी नतीजों को बेहतर समझने में मदद करता है। यानी पारदर्शिता और सही तरीका चुनना, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। और आपने नतीजों की बात की, जिससे मुझे याद आया कि नतीजे भरोसेमंद हों, इसके लिए ये भी तो जरूरी है कि स्टडी में पर्याप्त लोग शामिल हों। बिल्कुल। ये कैसे तय होता है कि कितने लोग चाहिए, जिसे सैंपल साइज कहते हैं? बिल्कुल सही सवाल है। नमूना आकार यानी सैंपल साइज n, इसकी गणना करना और ये बताना कि आपने ये संख्या कैसे तय की, ये किसी भी रिसर्च की विश्वसनीयता के लिए बेहद जरूरी है। हाँ। ये सिर्फ अंदाजा नहीं होता, इसके लिए बाकायदा ICMR या दूसरी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के दिशा निर्देश हैं। और ये डरना आमतौर पर कुछ चीजों पर निर्भर करती है। जैसे कि हम इलाज से कितना असर या बदलाव देखने की उम्मीद कर रहे हैं, इसे कहते हैं एक्सपेक्टेड इफेक्ट साइज, डेल्टा। फिर लोगों के नतीजों में स्वाभाविक रूप से कितना उतार चढ़ाव रहता है, वेरिएशन या स्टैंडर्ड डिविएशन, सिग्मा। अच्छा, फिर हम कितने निश्चित होना चाहते हैं कि अगर हमें कोई फर्क दिख रहा है तो वो असली है, सिर्फ संयोग नहीं। यह है सिग्निफिकेंस लेवल, अल्फा, आमतौर पर 5% या 0.05 रखते हैं। ओके। और हम ये भी चाहते हैं कि अगर सच में कोई असर है तो हमारी स्टडी उसे पकड़ पाए, चूंकि नहीं। इसे कहते हैं स्टैटिस्टिकल पावर, और ये आमतौर पर 80% या 0.8 रखा जाता है। ये सब टेक्निकल हैं लेकिन जरूरी हैं। बहुत जरूरी है। जैसे हमने वो HbA1c वाले उदाहरण की बात की थी ना। हाँ। मान लीजिए हम कम से कम 0.5% का अंतर पकड़ना चाहते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू 0.5%, और हमें पता है कि HbA1c में उतार चढ़ाव सिग्मा करीब 1.1% रहता है। अगर हम अल्फा इज इक्वल टू 0.05 और पावर 80% चाहते हैं तो एक गणितीय फॉर्मूला है, उससे पता चल सकता है कि हमें हर ग्रुप में लगभग 85 लोग चाहिए होंगे। 85? हाँ, और फिर इसमें थोड़े और लोग जोड़ने पड़ते हैं, ये सोचकर कि कुछ लोग शायद स्टडी बीच में छोड़ दें, ड्रॉप आउट्स हो जाएं। अच्छा, ड्रॉप आउट्स का भी ध्यान रखना पड़ता है। जी, और अगर नतीजा हाँ नहीं वाला है, बाइनरी है, तो उसके लिए सैंपल साइज का फॉर्मूला अलग होता है। समझ गए। तो ये सिर्फ भीड़ जुटाना नहीं है, बल्कि एक सोची समझी गणना है, ताकि स्टडी के नतीजों पर भरोसा किया जा सके। बिल्कुल। तो सही संख्या हो गई, सही तरीके हो गए, पर इन सबको नियम कायदों में बांधना भी जरूरी होगा, ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और नैतिक हो, है ना? हाँ, बिल्कुल। इस मामले में क्या व्यवस्थाएं हैं? हाँ, बिल्कुल। आयुर्वेद रिसर्च की विश्वसनीयता और पारदर्शिता के लिए कई स्तरों पर व्यवस्थाएं की गई हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले तो है CTRI पंजीकरण। CTRI? जी, क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री इंडिया। भारत में कोई भी क्लिनिकल ट्रायल यानी इंसानों पर होने वाली स्टडी शुरू करने से पहले मरीज को शामिल करने से भी पहले उसे CTRI पर रजिस्टर करना अनिवार्य है। अनिवार्य है? जी हाँ, अनिवार्य। ये एक पब्लिक डेटाबेस है जहां स्टडी की सारी जानकारी दर्ज होती है। इससे पारदर्शिता बनी रहती है, पता रहता है कौन सी स्टडी हो रही है। आयुष मंत्रालय ने गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस यानी GCP दिशा निर्देश बना है, खास तौर पर आयुर्वेद, सिद्ध यूनानी, होम्योपैथी, ASUH के लिए। साथ ही CCRS, जो आयुर्वेद में रिसर्च करने वाली केंद्रीय परिषद है, और ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इनके नैतिक दिशा निर्देशों का पालन करना भी जरूरी है। मतलब रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। बिल्कुल। ये बताते हैं कि अच्छी और नैतिक रिसर्च कैसे की जाए, मरीजों के अधिकार सुरक्षित रहें। तीसरा है रिपोर्टिंग मानक। जब स्टडी पूरी हो जाए, नतीजे पब्लिश करने हो, तो कंसॉर्ट मानकों का पालन करने की सलाह दी जाती है। कंसॉर्ट? हाँ, कंसॉर्ट। और हर्बल दवाओं के लिए खास तौर पे कंसॉर्ट हर्बल एक्सटेंशन है। ये पक्का करता है कि आप अपनी रिपोर्ट में सारी जरूरी जानकारी दें, कुछ छुपाए नहीं। पारदर्शिता के लिए। जी। चौथा है डिजिटल एकीकरण। अब जोर इस बात पर है कि रिसर्च डेटा को देश के स्वास्थ्य सिस्टम से जोड़ा जाए, जैसे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM के तहत जो ABHAID बनी है, उसका इस्तेमाल करना। अच्छा, ABHAID। हाँ, और आयुष ग्रिड के रिसर्च मॉड्यूल के साथ तालमेल बिठाना। इससे डेटा का बेहतर प्रबंधन और उपयोग हो सकेगा। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। बिल्कुल। और पांचवा है वैश्विक तालमेल। जामनगर में WHO का ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन GCTM बना है। हाँ, सुना है उसके बारे में। वो दुनिया भर में पारंपरिक चिकित्सा रिसर्च के मानक तय करने में मदद कर रहा है। WHO की नई स्ट्रैटेजी भी है 2015-2034 के लिए, और बीमारियों का जो अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण है ICD-11, उसमें आयुर्वेदिक स्थितियों को शामिल करना। ये सब आयुर्वेद को ग्लोबल लेवल पर
एविडेंस बेस्ड पहचान दिलाने में मदद कर रहे हैं। और CCRS के भी जमीनी स्तर पर प्रोग्राम चल रहे हैं, जैसे मोबाइल हेल्थ केयर प्रोग्राम, जो सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। मतलब पारदर्शिता, नैतिकता, सही रिपोर्टिंग और वैश्विक मानकों का पालन, ये सब मिलकर आयुर्वेद रिसर्च को वो मजबूती दे रहे हैं जिसकी आज जरूरत है। जी हाँ। लेकिन ये सब सुनने में जितना सीधा लगता है, क्या करने में भी उतना ही आसान है? या रिसर्च करते समय कुछ आम मुश्किलें भी आती हैं? मुश्किलें तो आती हैं, हाँ। खासकर आयुर्वेद जैसी पारंपरिक प्रणाली में कुछ खास चुनौतियां हैं, लेकिन उनके समाधान भी सोचे जा रहे हैं। जैसे कि? पहली चुनौती है व्यक्तिगत चिकित्सा, इंडिविजुअलाइज्ड चिकित्सा। हाँ, ये तो आयुर्वेद की खासियत है। बिल्कुल खासियत है। लेकिन रिसर्च के नजरिए से देखें तो इलाज अक्सर प्रकृति और विकृति देखकर तय होता है, जो हर मरीज के लिए अलग हो सकता है। इससे मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन मुश्किल होता है। हाँ, सबको एक ही ट्रीटमेंट देना मुश्किल है। तो समाधान क्या है? इलाज के जो मुख्य हिस्से हैं, कोर कंपोनेंट्स, उनको पहले से तय कर लें और जब नतीजों का विश्लेषण करें तो प्रकृति या रोग की अवस्था के आधार पर मरीजों के उपसमूह, स्ट्रैटिफिकेशन बनाकर देखें या फिर स्टैटिस्टिकल मॉडल में इन फैक्टर्स को एडजस्ट करें। अच्छा, तरीके हैं। दूसरी चुनौती है दवाओं की परिवर्तनशीलता। एक ही नाम की दवा, मान लीजिए कोई चूर्ण है या रसौषधि है, वो अलग अलग जगह थोड़ी भिन्न हो सकती है, बनाने के तरीके में, सामग्री में। हाँ, ये भी होता है। इसका समाधान वही कंसॉर्ट हर्बल का कड़ाई से पालन। दवा कैसे बनी, क्या सामग्री थी, क्वालिटी कैसे जांची, सब कुछ विस्तार से बताएं। CCRAS के दवा मानकीकरण डाटाबेस से लिंक कर सकते हैं। पूरी डिटेल देना जरूरी है। जी। तीसरी चुनौती है क्रम सूचक नतीजों, ऑर्डिनल आउटकम से निपटना। जैसे हमने बात की थी, दर्द या सूजन का ग्रेड 1, 2, 3 वाला। हाँ, इन्हें अक्सर गलती से सामान्य अंकों की तरह मान लिया जाता है, उनका औसत निकाल लिया जाता है। ये सांख्यिकीय रूप से सही नहीं है। अच्छा, तो क्या करें? सही तरीका है कि इनके लिए उपयुक्त स्टैटिस्टिकल तरीके इस्तेमाल करें, जैसे नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट्स या ऑर्डिनल मॉडल्स। ठीक है। और चौथी चुनौती है जब एक ही स्टडी में कई सारे नतीजे देखे जा रहे हों, मल्टीपल एंड पॉइंट्स, जैसे दोष स्कोर भी देख रहे हैं, लैब टेस्ट भी, लक्षणों में सुधार भी। हाँ, कई बार ऐसा होता है। ऐसे में संयोग से कोई एक नतीजा सार्थक दिख जाने का खतरा बढ़ जाता है, जिसे हम टाइप 1 एरर कहते हैं। अच्छा, फॉल्स पॉजिटिव जैसा। बिल्कुल। तो इसका समाधान है कि स्टैटिस्टिकल तरीकों से इस खतरे को कम करें, जैसे हॉल्म बॉन्फरोनी या बेंजामिनी हॉगबर्ग करेक्शन मेथड्स हैं। और सबसे महत्वपूर्ण नतीजा, प्राइमरी एंड पॉइंट, वो पहले से ही घोषित कर दें कि हम मुख्य रूप से इसे देख रहे हैं। यानी आयुर्वेद की जो खासियतें हैं, जैसे व्यक्तिगत इलाज या जटिल दवाएं, वही रिसर्च में चुनौतियां भी बन जाती हैं। हाँ, बन जाते हैं, जिनके लिए खास समाधान और ज्यादा सावधानी की जरूरत होती है। ये व्यावहारिक बातें शोधकर्ताओं के लिए जरूर उपयोगी होंगी। अब थोड़ा भविष्य की ओर देखते हैं। भारत सरकार आयुर्वेद अनुसंधान के भविष्य को कैसे देख रही है और इसमें टेक्नोलॉजी, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, इसकी क्या भूमिका हो सकती है? मतलब इसका कुल मिलाकर क्या मतलब है? सरकार का विजन 2030 जो है, वो आयुष क्षेत्र के पूरी तरह डिजिटलीकरण का लक्ष्य रखता है। पूरी तरह से डिजिटल? हाँ, इसमें CTRI पर डिजिटल तरीके से ट्रायल रजिस्टर करना, आबिबा IDs के जरिए मरीजों के डेटा को राष्ट्रीय स्वास्थ्य रिकॉर्ड से जोड़ना और आयुष ग्रिड के अनुकूल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ECRFs इस्तेमाल करना शामिल है। लक्ष्य यही है कि भरोसेमंद सबूत तैयार हों जो तय मानकों के अनुरूप हों, आयुष GCP, ICMR एथिक्स सबके। और विकसित भारत 2047? विकसित भारत 2047 का लक्ष्य तो और भी बड़ा है। वो आयुर्वेद को दुनिया भर में इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर यानी एकीकृत स्वास्थ्य सेवा में एक अग्रणी भूमिका में स्थापित करना चाहता है। ग्लोबल लीडरशिप? जी, इसके लिए AI और बिग डेटा का इस्तेमाल करके पुराने फॉर्मुलेशंस को मान्य करना, वैलिडेट करना और उन्हें बेहतर बनाना, ऑप्टिमाइज करना, ये सब शामिल है। साथ ही ऐसे स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना जो आयुर्वेदिक निदान, इलाज और निगरानी के लिए नए तकनीकी समाधान विकसित करें। AI ये आजकल हर जगह है, आयुर्वेद में कैसे मदद कर सकता है? AI वाकई आयुर्वेद रिसर्च और प्रैक्टिस में क्रांति ला सकता है। स्रोतों में कुछ बहुत ही दिलचस्प AI आधारित समाधानों या MVP, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, के विचार सुझाए गए हैं। MVP मतलब शुरुआती रूप? हाँ, किसी आइडिया का शुरुआती काम चलाऊ रूप। जैसे एक विचार है युक्ति संख्या। युक्ति संख्या? हाँ,
सोचिए एक एआई सांख्यिकी वैद्य की तरह है। आप उसे अपनी भाषा में अपना रिसर्च सवाल बताएं पीको फॉर्मेट में, अच्छा। और वो उसे फौरन एक मजबूत रिसर्च प्लान में बदल दे। परिकल्पना, H0, H1, सही टेस्ट का सुझाव, कितने लोग चाहिए, सैंपल साइज, यहाँ तक कि रिपोर्ट लिखने का ड्राफ्ट भी तैयार कर दे कॉन्सोर्ट हर्बल के अनुसार। अरे साहब, ये तो कमाल का टूल होगा। है ना? ये वैद्य के क्लिनिकल अनुभव और आधुनिक रिसर्च के बीच की खाई को पाट सकता है। या फिर दोष मित्र DX। दोष मित्र DX जी। ये नाड़ी, जीभ, आवाज वगैरह के सेंसर डेटा को वैद्य के पारंपरिक ज्ञान से जोड़कर निदान में मदद कर सकता है। ये वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव स्कोर दे सकता है। इससे अलग अलग वैद्यों के निदान में जो भिन्नता आती है वो कम हो सकती है और सटीकता बढ़ सकती है। कंसिस्टेंसी आएगी। बिल्कुल। एक और विचार है प्रमाणा सेतु। प्रमाण सेतु। ब्रिज। हाँ। एक तरह का लिटरेचर ब्रिज जो पुराने शास्त्रीय श्लोकों यानी आप्तोदेश को आज के वैज्ञानिक रिसर्च के नतीजों और प्रभाव के आकारों इफेक्ट साइजेस से जोड़ेगा। अच्छा, इससे क्या फायदा होगा? इससे पता चलेगा कि किस प्राचीन सिद्धांत पर कितनी आधुनिक रिसर्च हुई है और क्या नतीजे मिले हैं। ये आगे की रिसर्च की दिशा तय करने में मदद करेगा। कमाल है। तो एआई सिर्फ डेटा एनालिसिस या ऑटोमेशन तक ही सीमित नहीं रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि रिसर्च डिजाइन से लेकर निदान में मदद करने और यहाँ तक कि प्राचीन ज्ञान को आधुनिक सबूतों से जोड़ने जैसे बुनियादी कामों में भी बड़ी भूमिका निभा सकता है। बिल्कुल। और भी कई विचार हैं, जैसे फॉर्मूला की क्वालिटी कंट्रोल के लिए रसायना अन्वेषणा, CTRI रजिस्ट्रेशन में मदद के लिए आयुर CTRI सहायका, पंचकर्मा ट्रायल्स की ट्रैकिंग के लिए शोधना ट्रैकर। बहुत सारे आइडियाज हैं। जी, ये सब दिखाते हैं कि तकनीक आयुर्वेद को और सशक्त बनाने की अपार संभावनाएं रखती है। तो आज के इस गहन पड़ताल में हमने देखा कि कैसे आयुर्वेद अनुसंधान अपनी गहरी जड़ों को सींचते हुए आधुनिक विज्ञान और सांख्यिकी की मजबूत शाखाओं को अपना रहा है। बिल्कुल। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, बल्कि पारंपरिक चिकित्सा के लिए एक ऐसा भविष्य बनाने की कोशिश है जो सबूतों पर आधारित हो, भरोसेमंद हो और हमारे राष्ट्रीय स्वास्थ्य लक्ष्यों और वैश्विक मानकों के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। निश्चित रूप से ये वही प्रमाण वाली बात है जो हमने शुरू में की थी। प्राचीन ज्ञान आप्तोपदेश को जब हम ध्यान से किए गए अवलोकन, प्रत्यक्ष, तर्कपूर्ण विश्लेषण, अनुमान और सोच समझकर बनाई गई योजना युक्ति के साथ जोड़ते हैं, हाँ, तभी असली प्रगति होती है। हाँ। इससे न सिर्फ आयुर्वेद की प्रभावशीलता वैज्ञानिक रूप से साबित होती है, बल्कि उसे आज की स्वास्थ्य सेवाओं में सही जगह दिलाने में भी मदद मिलती है। और ये जानना भी रोचक है कि कुछ प्राचीन संस्कृत सूत्र भी कहीं न कहीं मात्रात्मक सोच, क्वांटिटेटिव थिंकिंग की ओर इशारा करते हैं। अच्छा, जैसे सर्वभावानाम समानी कार्य वृद्धिकरणम, ये कुछ कोरिलेशन के विचार जैसा लगता है। या सामान्य में एक अथवाकारकम, जो औसत, सेंट्रल टेंडेंसी निकालने जैसा है। वाह, जड़ें वाकई बहुत गहरी हैं। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं हम सबके लिए। जैसे जैसे एआई और डिजिटल उपकरण आयुर्वेद अनुसंधान और प्रैक्टिस में गहरे उतर रहे हैं, क्या हम तकनीक का फायदा उठाते हुए भी पारंपरिक वैद्य की उस अनूठी अंतर्दृष्टि, सब्जेक्टिव इंसाइट और मरीज के साथ उसके व्यक्तिगत रिश्ते को बचाए रख सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। या फिर क्या ये तकनीक अनिवार्य रूप से प्रैक्टिस को मानकीकृत, स्टैंडर्डाइज कर देगी, जिससे शायद उसकी कुछ बारीकियां खो जाएं? इस पर विचार करने के लिए एक बिंदु। बिल्कुल सोचने वाली बात है।